पूरे गांव वालों की भीड़ सुरेश पर पत्थर मार रही थी। सुरेश की पत्नी मोना सभी से हाथ जोड़ जोड़कर लगातार माफी मांग रही थी, पर गांव वाले शांत नहीं हो रहे थे। भीड़ से थोड़े ही दूर खड़ी हुई मोना की बहन पूजा ये सारा नजारा देखकर बेहद खुश हो रही थी और हंसते हुए अपने मन में बोलती है, आ गया ना उस पहाड़ के नीचे। मैंने बोला था ना मेरी बात मान लो, लेकिन नहीं, मेरे जीजा जी को तो अपनी ही चला दी थी। अब करवा लेना लोगों के सामने अपनी बेइज्जती। पूजा से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। मैं जो चाहती हूँ उसे हासिल तो मैं करके ही रहूंगी। अब सारे गांव वालों की नजर में मेरे दीदी और जीजा जी का नाम इतना ज्यादा खराब हो जाएगा ना कि कोई भी उन पर थूकेगा तक नहीं। तो फिर फिश बिरयानी खाना तो बड़ी दूर की बात है। जैसे जैसे भीड़ शांत होती है और वहाँ से लोग चले जाते हैं, पर पत्थरबाजी से मोना और सुरेश दोनों को काफी चोट लग जाती है। तभी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए पूजा उन दोनों के पास आती है और बोलती है, अरे दीदी, ये सब क्या हो गया? मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर कोई भी हमारी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। चलिए घर चलते हैं, मैं आपकी मलहम पट्टी कर देती हूँ। कितनी चोट लगी है आप दोनों को। इतना कहकर पूजा सुरेश और मोना को घर ले जाती है और वहाँ जाकर उनके जख्मों पर मलहम लगाती है। और पूजा कुछ वक्त पहले के बारे में सोचने लगती है। सुरेश और मोना का एक गांव में छोटा सा घर था। दोनों ही पति पत्नी बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म के थे। उनके स्वभाव की वजह से सभी गांव वालों से पूजा और सुरेश की अच्छी बोलचाल थी। दोनों पति पत्नी को खाना बनाने का बहुत शौक था। सुरेश गांव की ही नदी से मछलियां पकड़ता था और फिश बिरयानी का ठेला लगाया करता। मोना भी अपने पति का फिश बिरयानी का ठेला लगाने में खूब हाथ बटाया करती। ऐसे ही एक दिन सुरेश की ठेली पर बैठा हुआ गांव का सरपंच धनीचंद बिरयानी खाते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा मोना और सुरेश, जितना स्वाद तुम दोनों के हाथों में है ना, इतना तो किसी के हाथों में भी नहीं है। मैं तो अपनी बीवी से भी कहता हूँ कि तुम जाकर सुरेश और मोना से फिश बिरयानी बनाना सीख लो। सच में एक बार खा लो तो मन करता है कि बस खाते जाओ और खाते ही जाओ, पर पेट का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। धन्यवाद जमींदार साहब, यह तो आप सभी गांव वालों का प्यार है जो हमारी फिश बिरयानी का काम ऐसे ही चला जा रहा है। अरे तुम लोगों की मेहनत भी है, सिर्फ हम गांव वालों का प्यार ही नहीं है, तुम्हारे हाथ का स्वाद भी है और दाम भी तुम्हारा अच्छा ही है। तो फिर क्यों ना खाएं फिश बिरयानी तुम्हारी। चलो एक प्लेट फिश बिरयानी पैक भी कर दो मेरी धर्म पत्नी के लिए। धनीचंद की बात सुनकर सुरेश एक प्लेट फिश बिरयानी पैक करके जमींदार को दे देता है। बिरयानी लेकर वो वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर दिन के साथ साथ सुरेश और मोना की फिश बिरयानी और ज्यादा फेमस होती जा रही थी। उनके गांव से सटे हुए और भी गांव उनकी फिश बिरयानी का चर्चा सुनने लगे थे। ये सब कुछ देखते हुए एक दिन मोना अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, अब हमारी कमाई अच्छी होने लगी है। हम धीरे धीरे करके अपने घर की मरम्मत कर लेंगे, फिर ठेले से दुकान भी खरीद लेंगे ताकि लोगों को और भी ज्यादा सुख सुविधा दे सके। हाँ मोना, तुम सही कह रही हो, बस अब मैं धीरे धीरे यही सब कुछ करूँगा। सुरेश इतना बोल ही रहा था कि तभी उसके फोन पर पूजा का कॉल आता है। सुरेश फोन उठाता है, तभी सामने से पूजा बोलती है, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते पूजा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजा जी। मैं कुछ दिनों के लिए आपकी और दीदी के पास रहने के लिए आ रही हूँ। कल शाम तक मैं आपके घर पर आ जाऊंगी। मेरे आने की तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार है। इतना कहकर सुरेश फोन रख देता है और पूजा के आने की बात मोना को बताता है। अपनी बहन के आने की खबर सुनकर मोना थोड़ा सा परेशान हो जाती है, पर वो सुरेश से कुछ नहीं कहती। अगले दिन शाम को मोना की बहन पूजा घर आती है और आते ही अपनी बहन के गले लगकर बोलती है, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ दीदी आपसे, कितना सुकून मिल रहा है आज आपसे मिलकर। सच में आपको तो मेरी याद ही नहीं आती, कभी खुद से बुलाती भी नहीं हो कि आज मिलने आ जा। ऐसी कोई भी बात नहीं है पूजा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। ऐसे ही सभी लोग बैठकर बातों के साथ साथ चाय नाश्ता करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। क्योंकि पूजा एक लालची और कपटी स्वभाव की औरत थी, इस वजह से अपने जीजा और दीदी की फिश बिरयानी के ठेले से होती हुई कमाई देखकर उसके मन में लालच जागने लगता है। और एक शाम जब पूजा मोना और सुरेश को अपनी दिन भर की कमाई गिनते हुए देखती है तो वो मन में सोचती है, मेरे जीजा जी तो बहुत पैसे कमाते हैं, क्यों ना मैं अपने जीजा जी को अपने चंगुल में फंसा लूं। फिर उसके बाद मेरे जीजा जी अपनी सारी कमाई मेरे हाथ में दे देंगे
और अपनी बहन को मैं अपनी जिंदगी से लात मारकर निकाल दूंगी। पर मेरे जीजा जी को फंसाना इतना भी आसान नहीं है, पर कोशिश तो की जा सकती है ना। आखिर किसको पैसा प्यारा नहीं होता। पैसे को पाने के लिए पूजा कुछ भी करेगी। अपनी घटिया इरादों और नापाक सोच के साथ पूजा अगले दिन से सुरेश पर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर सुरेश के आगे बन सवर कर घुमा करती और ठेले पर उसकी मदद के इरादे से अनचाही तरीके से उसे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन मोना की तबीयत खराब होती है और सुरेश पूजा के साथ ठेले पर जाता है, जहाँ पूजा सुरेश का हाथ पकड़कर उसे बोलती है, जीजा जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और अब से नहीं, जब से दीदी से आपकी शादी हुई है ना तब से पसंद करती हूँ। वो तो मैं दीदी से छोटी थी, इसलिए घर वालों ने मेरी शादी आपसे नहीं करवाई। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं दीदी की जगह खुद मंडप पर बैठ जाती, पर अभी भी देर नहीं हुई है। आप मुझे अपना लीजिए ना, मैं आपको वो सारा सुख दूंगी जो मेरी दीदी आपको देती है। बस एक बार मेरे प्यार को और मुझे अपना कर तो देखिए। पूजा की बात सुनकर सुरेश को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पूजा को खुद से पीछे धक्का देता है और बोलता है, पागल हो गई हो क्या पूजा? ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की नजर से देखा है। तुम्हारे इरादे को तो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन आज तुमने अपने मुंह से भी सच बोल दिया। दोबारा अगर अपनी घटिया जुबान पर यह बात तुम लेकर आई ना तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारी दीदी को बता दूंगा। सुरेश की बात सुनकर पूजा चुप हो जाती है और शाम को पूजा अपने आप से बोलती है, मेरे जीजा जी तो मेरे बस में आएंगे ही नहीं। ये वाला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मैं पैसा अपने हाथों से जाने भी नहीं दूंगी। जमा जमाया काम, जमे जमाए लोग। ये पैसा तो मुझे अपने हाथों में लेना ही है, फिर चाहे मुझे अपनी दीदी और जीजा जी दोनों को ही रास्ते से हटाकर खुद ही अपना नाम क्यों न लगाना पड़े। पर मैं अभी पीछे नहीं हटूंगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले इन दोनों को इस गांव से बेदखल कर दें। इतना कहकर पूजा अपनी दीदी और जीजा का फिश बिरयानी का काम ठप करवाने के लिए अपने किसी जानकार की मदद से एक खास किस्म का जहर मंगवाती है और हर दिन बिरयानी में मिलाने लगती है। धीरे धीरे उस जहर से गांव के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जमींदार और उसकी पत्नी भी इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जमींदार एक बड़े अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करवाता है तो उसे बीमारी की जहर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद सारे गांव वालों में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि सुरेश और मोना दोनों सभी को जहरीली फिश बिरयानी परोस रहे हैं। जिसके बाद सभी लोग गुस्से में एकत्रित होकर सुरेश और मोना के ठेले पर पहुंचते हैं और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये जरूर किसी का षड्यंत्र है, और किसका है मैं ये भी जानती हूँ। बस मुझे अभी सारी गुत्थी को सुलझाना है ताकि मैं सभी गाँव वालों के सामने आपको और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। मोना, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कहकर सुरेश पूजा की हरकतों के बारे में मोना को सब कुछ सच सच बताता है। इसके बाद चीज और भी ज्यादा साफ होने लगती है। मोना अपनी बहन पूजा पर नजर रखने लगती है। सभी की नजरों में नाम बदनाम करने के बाद पूजा सुरेश और मोना की जगह पर फिश बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। एक दिन जब पूजा ठेले पर काम करती है तभी घर पर मोना उसके सामान की तलाशी करती है, जिसमें उसे वही जहर मिल जाता है जो वो फिश बिरयानी में मिलाया करती थी। उसे लेकर मोना जमींदार के यहाँ पहुँचती है और बोलती है, जमींदार जी यही है वो जहरीला पदार्थ जिसकी वजह से पूरा गांव बीमार हुआ, पर ये मैंने किसी के भी फिश बिरयानी में नहीं मिलाया है, ना ही मेरे पति ने। इसे मिलाने वाली मेरी बहन है, वो जहरीले पदार्थ को लेकर आई है। आप चाहें तो इसकी जांच करवा लीजिए। मैं और मेरे पति बिल्कुल बेकसूर है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम बेकसूर हो और तुम्हारी बहन ने यह सब कुछ किया है तो वह ये जहरीला पदार्थ लाई कहाँ से? हमें इस बात का पता लगाना होगा, तभी हम इस बात का पूरा खुलासा कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो ये जहर किस लिए लेकर आई है और किससे लेकर आई होगी। चलिए मेरे साथ। इतना कहकर मोना जमींदार के साथ मिलकर पूजा के एक बहुत ही अच्छे दोस्त के पास पहुँचती है, जिसे नशा करने की आदत थी। जमींदार पुलिस धमकी देकर पूजा के दोस्त से सारा सच निकलवा लेते हैं। इसके बाद सबूत लेकर मोना और जमींदार गांव पहुंचते हैं। जमींदार जी सभी गांव वालों के साथ एक पंचायत बैठाते हैं, जहां पर सारी बातों का खुलासा किया जाता है और पूजा हाथ जोड़ते हुए सभी से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है, धिक्कार है तुम्हारी जैसी बहन पर। तुमने एक बार भी किसी की जान की परवाह नहीं करी। तुम जैसे इंसान का तो ना होना ही बेहतर है। सब साफ होने के बाद
धनीचंद पूजा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। धोखाधड़ी और जहरीले पदार्थ का आदान प्रदान करने के जुर्म में पूजा को लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और एक बार फिर से सुरेश और मोना अपनी फिश बिरयानी बेचना शुरू कर देते हैं। कुसुम एक बड़े से शहर में अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहा करती। उसके हालात इतने खराब थे कि घर में कुछ खाने को भी नहीं था और वो गांव से आते समय जो पैसे बचा कर लाई थी वो भी घर के किराए के लिए चले जाते हैं। वो बहुत ही परेशान हो गई थी और वापस काम की तलाश करके जब वो घर आती है तो अपनी बेटी पल्लवी से कहती है, यहाँ आने के बाद तो हमारी परेशानियाँ और बढ़ गई है। ना ही कोई काम मिल रहा है और ना ही पैसे आने का कोई और जरिया है। पता नहीं अब क्या होगा और कैसे होगा। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? हम इस शहर में आए हुए इतना समय हो गया है और मुझे ये अच्छे से पता चल गया है कि यहाँ हम क्या काम कर सकते हैं और उस काम में पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं इतने समय से देख रही हूँ कि कोई काम मिल जाए। अभी तक मुझे नहीं पता चला, लेकिन तुझे पता चल गया। बता जरा कैसा काम है? मैं भी तो देखूं कौन सा काम है जिससे पैसे आ सकते हैं, वो भी अच्छे खासे। माँ, यहाँ शहर के लोगों को मैगी और समोसे बहुत पसंद है, लेकिन शहर में बहुत सी दुकानों में ये सब मिलता है, पर ये दोनों एक साथ कहीं नहीं मिलता। मतलब तो कहना क्या चाहती है बेटा? यही माँ कि मैं सोच रही हूँ हम समोसे तो बनाते हैं, लेकिन आलू के नहीं, मैगी के। मैंने पता किया है ये शहर में कहीं भी नहीं मिलते। वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सामान भी तो चाहिए ना। सामान क्या क्या लगता है ये तो बता। कहीं सामान ही इतना महंगा ना हो कि हम ले ही ना पाए, फिर क्या फायदा होगा? माँ, ये मैदे से बनता है, मैदा तो ला नहीं सकते। वैसे हम और क्या करें? लेकिन आप मेरी बात मानो तो अगर हम पैकेट समोसे का काम करेंगे तो सच में बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, अच्छा ये बता कि मैदा की जगह हम आटे से नहीं बना सकते क्या? क्योंकि आटा इस्तेमाल करेंगे तो वो सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तो क्या पता लोगों को नए तरीके से ये और पसंद आए। हाँ, ये सही बोल रही हो माँ आप। हम ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक और परेशानी है। हम मैगी समोसे बेचेंगे कहाँ? हमें अपने मैगी समोसे का ठेला ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ लोग आते जाते रहते हो। ये हमारे लिए और अच्छा होगा। हम वहाँ क्यों नहीं लगाते जहाँ मैं पहले काम करने गई थी? बहुत बड़ी कंपनी है। वो तो बोल भी रहे थे कि मेरे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे कोई मदद चाहिए हो तो वो कर सकते हैं। मैं उनसे ये पूछ सकती हूँ ना कि हम उनकी कंपनी के बाहर ठेला लगा सकते हैं या नहीं? हाँ, और ऐसी जगह पर लगाएंगे तो लोग वैसे भी आना शुरू कर देंगे। चलो, काम तो मिल गया, लेकिन अब बस भगवान एक और मेहरबानी कर दे कि हमारा काम अच्छे से चलने लग जाए, तभी हमारी गरीबी के हालात कुछ सुधर सकते हैं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बस परेशान मत रहो और हिम्मत के साथ मैगी समोसे की ठेली पर ध्यान दो। हमारा मैगी समोसे का ठेले का नाम भी यही होगा, आटे के सेहत भरे मैगी समोसे। हाँ, बहुत ही अच्छा नाम है ये। दोनों माँ बेटी मिलकर काम तो सोच लेते हैं और दोनों मिलकर मैगी समोसे बनाना भी शुरू कर देते हैं। और कुसुम जाकर मैगी समोसे का ठेला लगाने की बात करके परमिशन भी ले लेती है और फिर दोनों माँ बेटी वहाँ जाकर मैगी समोसे बेचने लगते हैं। लेकिन आटे वाले मैगी समोसे कोई लेना पसंद नहीं करता है, इसीलिए उनका मैगी समोसे बेचने का पहला दिन था और एक भी मैगी समोसे ना बिकने की वजह से दोनों उदास होकर घर आ जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। हमने इतनी मेहनत से काम शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आपने जो थोड़े बहुत पैसे बचा रखे थे वो भी खत्म हो गए। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम कम से कम कुछ तो कर रहे हैं ना। हमारे पास एक उम्मीद तो है। इससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे और ना ही कोई उम्मीद थी। तो परेशान मत हो, आज मैगी समोसे नहीं बिके तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगे। माँ, मुझे तो ये उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है। लगता है मेरा ये मैगी समोसे बेचने का आइडिया ही खराब था। दोनों परेशान तो होते ही हैं, लेकिन परेशानी में भी हिम्मत नहीं हारते और अगले दिन फिर मैगी समोसे बेचने चले जाते हैं। लेकिन वही होता है, ऐसा करते करते दिन निकलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद उनके मैगी समोसे के ठेले पर कृष्णा और पूजा आते हैं और वहाँ आकर कुसुम से बोलते हैं, 1 प्लेट मैगी समोसे लगा दो। और हाँ, ये आप आटे के मैगी समोसे बनाते हो? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं खाए। हाँ,
आप खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी लाती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से ले आओ, यही है। कुसुम दोनों के लिए मैगी समोसे लगा देती है और दोनों जैसे ही मैगी समोसों को खाते हैं, दोनों को मैगी समोसे इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं कि तभी पूजा बोलती है, वाओ, इतने अच्छे हैं ये। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं हेल्थी मैगी समोसे खा रही हूँ। आटे के मैगी समोसे कितने सही लग रहे हैं ना, है ना कृष्णा? हाँ, सच में बहुत टेस्टी है। वैसे एक प्लेट और लगा दो, क्योंकि ना ही मेरा पेट भरा है आपके मैगी समोसे खा के और ना ही मेरा मन भरा है। आपको इस ठेले को और बड़ा करना चाहिए ना, बड़ा होगा तो लोग और भी ज्यादा आ सकते हैं। सब साथ में बातें कर रहे होते हैं। इतने में पल्लवी भी वहाँ आ जाती है और अपने ठेले पर उन लोगों को मैगी समोसे खाते देखकर बोलती है, आपको हमारी खास आटे वाले मैगी समोसे पसंद तो आए ना? हम माँ बेटी ने खुद बनाए हैं। जी बिल्कुल, हमें आपकी मैगी समोसे भी अच्छे लगे, तभी तो और खाने के लिए बोल रहे हैं हम। हमारी बात मानो तो इस ठेले को किसी बड़ी सी दुकान में बदल लो, और भी फायदा होगा आपको। मैडम जी, हमारा तो इस आटे के मैगी समोसे से ही कुछ फायदा नहीं हो रहा। अब दुकान खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा तो सब इस ठेले में ही लग गया। कोई बात नहीं, आज एक ग्राहक आया है तो कल बहुत ग्राहक आएंगे। दोनों मैगी समोसे खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कुसुम के ठेले पर एक दो ही सही, लेकिन लोग आने लगे थे। कई दिन निकल जाते हैं। मैगी समोसे बेचने से उनका बस इतना हो रहा था कि और मैगी समोसे के पैसे निकले जा रहे थे। कुछ समय बाद उनके ठेले पर कृष्णा आता है और बोलता है, नमस्ते, मैं आपके ठेले पर आया था, याद है ना? जी, जरा 2 प्लेट मैगी समोसे लगा दो और मेरी बात भी सुनो, मुझे कुछ कहना है आपसे। क्या हुआ? अब ऐसे गंभीर होकर क्यों बोल रहे हो? कोई गलती तो नहीं हुई ना हमसे? अरे आप घबरा क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ पे आपकी मदद करने आया हूँ। आप दोनों थोड़ा शांत हो जाओ। मदद? कैसी मदद करने आए हो आप हमारी? देखिए, मेरे पापा का एक बड़ा सा होटल है, तो वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि उनको हेल्थी खाना खाना है। तो पापा और मैंने मिलकर सोचा है कि लोगों को हम एक हेल्थी मैगी समोसे दें, आटे वाले, जो आप बनाते हो। इसलिए मैं आपको यहाँ ऑफर देने आया हूँ। आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप अपना फैसला सुनाइए, क्या आप मेरे होटल में अपने स्वादिष्ट मैगी समोसे बनाना चाहोगी? देखिए और पूछ हम तैयार हैं। हम मैगी समोसे वाली गरीब लोग, आपने हमारी सच में बहुत बड़ी मदद की है। जी, मैंने कुछ नहीं किया है, आपके मैगी समोसे अच्छे लगे तभी मैं यहाँ आया हूँ। कृष्णा उन दोनों के लिए जैसे अंधेरे में एक दिया था। दोनों का मैगी समोसे का ठेला, जो कि बहुत मुश्किल से चल रहा था, वो अब बढ़ गया था और वो दोनों कृष्णा के होटल के लिए मैगी समोसे बनाने लगी थी। और इसी तरह काम करते करते दोनों की जिंदगी में भी सुधार आने लगता है।